हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। और ये हमारा अप्रैल 2020 का मंथली एमसीक्यू है। ठीक है, दिस इज द पार्ट 1। ऑलराइट, आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एमसीक्यू इतने टाइम से जो भी बच्चा रेगुलरली हमारे साथ जुड़ा हुआ है और प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसकी नॉलेज और साथ ही साथ जो बोली जाती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की एमसीक्यू में जो एलिमिनेशन अप्रोच है, जो स्मार्ट गेसिंग है, ये चीज़ें उसकी बहुत स्ट्रांग हो गई होंगी। तो यूपीएससी में पेशेंस और डेडिकेशन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। ये कोई महीने 2 महीने या 3 महीने का काम नहीं है। इट टेक्स अ ईयर लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, तो इसी हिसाब से इसको आप कवर अप करें, क्योंकि ये आपको, चाहे आप 2021 में दे रहे हो पेपर, चाहे 2022 में दे रहे हो, बहुत ही ज़रूरी है डेली बेसिस पे इसको प्रैक्टिस करना। जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसको रिविजिट करिए, उसके आंसर्स पढ़िए, वीडियोस देखिए और अपने आप को रेगुलरली इम्प्रूव करना है, क्योंकि काफ़ी कट थ्रोट कंपटीशन है। आपको लोगों से आगे रहना है तो आपको कुछ उनसे डिफरेंट करना होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी इज अराउंड 16% at the current prices in 2018-19 and 52% इन 1950। मतलब कहने का मतलब, आज के टाइम में अगर 2018-19 की हम बात करें तो जो एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 16% है, और 1950s में ये करीबन 52% पे था। सेकंड स्टेटमेंट है, क्रॉप लोन अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चरल क्रेडिट। तीसरा है, एज पर द लेबर ब्यूरो रिपोर्ट ऑफ 2015 एंड 16, more than 60% of the working population was employed in agriculture and allied sector। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना एक चीज सोचो, ये क्वेश्चन किस कंटेक्स्ट में पूछा है। एग्रीकल्चर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जो बोलते हैं ना, इंडियन इकोनॉमी एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, उसी इंपॉर्टेंस को, उसी सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन बना है। रैंडम क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो इन चीजों को आपको समझना है कि यार, मैं कभी भी एग्रीकल्चर पढ़ रहा हूँ तो एग्रीकल्चर के जो भी अदर कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, क्रॉप लोन आप सबको पता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है इसकी। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज आपका, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। पहला और दूसरा स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट है आपका। जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का, इस लगभग 16% था आपका, 16.14 इन 2018 एंड 19, और 52% था 1950s में। 1950s में एग्रीकल्चर लगभग 52% कंट्रीब्यूट करता था एग्रीकल्चर जीडीपी में। देख लो कितना इंपॉर्टेंट है ये। बट विथ टाइम 1990s आते आते ये आपका 30% हो गया, और लगभग 2020 में ये आपका आधा हो गया। तो इंडिया को जो एग्रेरियन इकोनॉमी बोल रहे हैं, ये अब चेंज हो रहा है। इंडिया इज नाउ सर्विस सेक्टर डोमिनेंट, क्योंकि सर्विस सेक्टर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है आपका। क्रॉप लोन लगभग 90% अकाउंट करते हैं एग्रीकल्चरल क्रेडिट में। ठीक है, लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट है ये आपका गलत है। ठीक है, इस मोर देन 60% नहीं, लगभग 55% के आसपास है टोटल जो वर्कर्स हैं वो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर में। राइट, और जो लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट थी 2015-16, उसके अकॉर्डिंग 46% आपके इसमें है। क्लियर? तो ये सारी चीजें अलग अलग रिपोर्ट्स के थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं, बट मोर देन अराउंड 50% आपका ये रहता है जो एग्रीकल्चर उसमें एम्प्लॉयड है। 50% लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, लेकिन एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है? केवल 15%। तो ये क्या शो कर रहा है कि इसमें कुछ चीजें सही नहीं चल रही हैं। इसी में कॉन्सेप्ट आता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका आपका ए 1 एंड 2। इन चीजों को, स्टैटिक चीजों को भी याद करते जाएं, रिवाइज करते जाएं एमसीक्यू के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर द एजेंसी वाइज शेयर इन द टोटल एग्रीकल्चरल क्रेडिट आउटस्टैंडिंग। एग्रीकल्चरल क्रेडिट में सबसे बड़ा शेयर किसका है, आपको उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब सबसे ज्यादा से सबसे कम। तो वो पहला है आपका शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, दूसरा है रीजनल रूरल बैंक, और तीसरा है आपका कोऑपरेटिव बैंक्स।
तो इसका सबसे ज़्यादा जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो है आपका नंबर 1 इज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, जो हमारे एसबीआई या अदर आपके जो आपके बैंक्स होते हैं पीएनबी वगैरह। देन आपका आता है कोऑपरेटिव बैंक्स। इसका मैं आपको रेशियो भी बताता हूँ। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक लगभग 78 to 80% इनका कंट्रीब्यूशन है। कोऑपरेटिव भी लगभग 15 से 16%, और जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं ये सबसे कम 5% के आसपास इनका कंट्रीब्यूशन है। तो करेक्ट आंसर जो है इसका B13 and 2। ठीक है, क्योंकि जो सबसे बड़ा बैंक है ऑब्वियसली वो ज़्यादा क्रेडिट देगा, और कॉमन सेंस भी यहाँ लगा सकते हैं। रीजनल रूरल बैंक है, रूरल बैंक है, तो इतना ज़्यादा क्रेडिट कहाँ से दे देगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कमर्शियल बैंक कंट्रीब्यूट टू द कॉर्पस ऑफ वेरियस फंड एडमिनिस्ट्रेड बाय डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसे डीएफआई बोलते हैं, बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। जितना भी उनका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कंट्रीब्यूशन है उस हिसाब से जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं आपके वो कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। तो इस फंड्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं आपको बताना है। पहला है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव रीफाइनेंस फंड, एमएसएमई रीफाइनेंस फंड, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये चारों ही फंड्स में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो इसको ना ऐसे क्वेश्चंस, बैंक कहाँ कंट्रीब्यूट करेगा, अब हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन जो डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। तो सारी चीज़ें इसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कोऑपरेटिव बैंक्स आपका एग्रीकल्चरल क्रेडिट भी देते हैं जो कि प्रायोरिटी सेक्टर में भी आता है। एमएसएमईज, मीडियम एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वो भी अगेन डेवलपमेंट फंड है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी डेवलपमेंट पार्ट है। ठीक है, इसको आप बेसिक कॉमन सेंस से भी आप लगा सकते हो, थोड़ा टू द पॉइंट है, बट इसका आंसर डी है 1 2 3 4। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑन ग्लोबल फूड वेस्टेज। देखो हम थोड़ा ना इस बार एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर थोड़ा हम और फोकस कर रहे हैं। एक रिपोर्ट थी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की ग्लोबल फूड वेस्टेज के ऊपर। अब देखो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है आपसे, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है बिकॉज द इंक्रीजिंग फूड इनसिक्योरिटी, हंगर, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। तो पहला स्टेटमेंट है नियरली हाफ ऑफ द फूड दैट इज प्रोड्यूस्ड ईच ईयर गोज अनईटन। जितना भी फूड प्रोड्यूस हो रहा है हर साल उसका आधा बिना खाए खत्म हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। दूसरा है द अनईटन फूड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एमिटिंग प्लैनेट वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, मतलब ऐसे खाना जिसे नहीं खाया गया है उससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन होती है। ठीक है, अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगी कैसे हम एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज को साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। ये कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू पूछे ना पूछे लेकिन ये कनेक्टिविटी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा स्टेटमेंट है सीरियल्स आर द ग्रुप ऑफ फूड ग्रुप दैट फेसेस मैक्सिमम वेस्टेज, मतलब जो सीरियल्स होते हैं वो ज़्यादा फूड वेस्टेज होता है, गेहूँ, ठीक है, इस टाइप से। तो आपको बताना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो इसमें आपको मैं आंसर बता रहा हूँ, बी इज द करेक्ट आंसर। जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है वो अकेले तो काम नहीं करती, रॉकफेलर इंस्टीट्यूशन है, फाउंडेशन है बहुत बड़ा, उसके साथ इन्होंने क्वांटिफाई किया ग्लोबल फूड वेस्टेज को कि कितना अमाउंट आपका खराब हो रहा है। तो लगभग 1/3 ऑफ द फूड जो प्रोड्यूस होता है रादर देन हाफ, 50%, सोचो इसमें बोला गया है कि 50%, लेकिन 50% नहीं है, लगभग 33% है आपका जो वेस्ट होता है वो आपका अनईटन रहता है। ठीक है, और उस अनईटन फूड के वेस्टेज से लगभग लगभग 1,000 बिलियन डॉलर का नुकसान पड़ता है ग्लोबल इकोनॉमी को, सोचो। और जो अनईटन फूड रहता है देखो, जिसे खाया नहीं गया है,
अनईटेन से एक तो ग्लोबल इकोनॉमी को $1000 बिलियन का नुकसान हो रहा है। दूसरी चीज, इससे ये लगभग 8% कंट्रीब्यूट करते हैं इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, मीथेन, इस टाइप की गैस रिलीज होती हैं। और तीसरा है, जो आपके रूट्स एंड ट्यूबर्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा वेस्टेज इसमें आता है। प्याज हो गई, जैसे आप देखते हो, देखो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि वर्ल्ड के बारे में, हम हर साल देखते हैं प्याज सड़ के बाहर खराब हो रहे हैं, ठीक है, हर साल की न्यूज है ये। ऑलराइट, तो करेक्ट आंसर है इसका B2 ओनली। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। दीवानी खैरात स्टैब्लिश बाय फिरोज शाह तुगलक। अब देखो, ये करंट में न्यूज था। रीजन, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वगैरह चल रही थी, ठीक है, और तुगलक डायनेस्टी के बड़ा फेमस रूलर थे फिरोज शाह तुगलक, ठीक। तो दीवा इनसे इन्हीं से रिलेटेड ये था कि दीवानी खैरात इस टाइप के मुगल, और ये जो दिल्ली सल्तनत टाइम का जो टाइम पीरियड है, मुगल टाइम एंड उससे पहले जो दिल्ली सल्तनत था, इसकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये बहुत बार पूछी जाती हैं, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक काफी न्यूज में आ रहा था बार बार। ओके, तो इसमें बताना है कि इनके टाइम पीरियड के बाद, अब देखो यही होता है करंट को स्टैटिक से कनेक्ट कर देना। करंट में आपने किसी आर्टिकल में फिरोज शाह तुगलक का नाम सुना है, आप उसको अपने स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करो कि भाई इसके क्या क्या काम किया था इसने। तो दीवानी खैरात स्टैब्लिश बाय फिरोज शाह तुगलक किसे बोलते हैं? थोड़ा स्टैटिक क्वेश्चन है, सबको पता है, एनसीईआरटी में दिया है, ऑफिस ऑफ चैरिटी, खैरात, खैरात बांटना, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर है डी। इसके और भी टर्मिनोलॉजीज थे, जैसे दीवानी बुंदगान, दीवानी बुंदगान, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव था। फिर एक आपका था दीवानी, इस टाइप से बहुत सारे अलग अलग भी नाम थे, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल शिफा एस्टेब्लिश किया था, दारुल शिफा, ये आपके हॉस्पिटल्स होते थे, ठीक है। फिरोजाबाद ने जो सिटी थी वो अब इसके नाम पे एस्टेब्लिश्ड है, क्लियर। ये सारी चीज, सराइज, जो रेस्ट हाउसेस होते थे जहां लोग रुकते थे, ये सब काम करवाए थे। तो इसको आपको अपने स्टैटिक से जोड़ते हुए चलना है, ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चंस भी डाले थे।